दोस्तों, मैं एक ऐसे बालक के पास हूँ, एक ऐसे बच्चे के पास हूँ जो आप सभी इस बच्चे का बीमारी का नाम सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। बता दूं कि इस लड़का का नाम सुजीत कुमार है और कई महीनों से लगभग एक ऐसा बीमारी से ग्रसित था जो आप सभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। कभी आप सभी सोचे भी नहीं होंगे कि इस टाइप का बीमारी इस बच्चा को हो सकता है, चाहे इस उम्र के बच्चे को हो सकता है। आइए मैं डायरेक्ट बात करता हूँ इस बच्चा से कि आखिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। सबसे पहले सुजीत बाबू, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको क्या हुआ था? मुझे GVS नाम का एक बीमारी हुआ था जिसका पूरा नाम गुइलेन-बेरी सिंड्रोम है। ये बीमारी जब होता है तब इंसान को पता नहीं चलता है, ना ही दर्द होता है, ना बेचैनी होता है, ना ही किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। अचानक से आपका नीचे से ये स्टार्ट होता है पैरों से और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही पैर में होगा। जब GVS होगा तो आपको दोनों पैरों में होगा। और मतलब जब मैंने बेड से उठा था, सुबह सुबह हुआ था हमको ये बीमारी। जब होगा तब नीचे से ही होगा? हाँ, जब होगा तब नीचे से ही होगा। और पहला बात कि दोनों पैरों में होगा। और एक पैर में कभी भी नहीं हो सकता है? GVS एक पैर में नहीं होता है। जी, पैरालाइज एक पैर में होता है और GVS दोनों पैरों में होता है। यानी कि GVS और पैरालिसिस अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। और GVS का पूरा नाम है गुइलेन-बेरी सिंड्रोम। तो ये हमको पहले नीचे पैरों में कमजोरी टाइप से महसूस हुआ था। मैं शूज़ पहनने गया था, हमसे शूज़ पहने नहीं जा रहा था। उसके बाद लगभग कम से कम 30 से 40 मीटर मैंने चला। उसके बाद मेरा पैर काम करना थोड़ा बंद होने लगा और जैसे थरथराहट जैसे नहीं होने लगता है, जैसे काँपने लगता है पैर, मतलब एक जगह नहीं रख के चल पाते हैं, वैसे होने लगा था। फिर मैं वो सुबह टाइम था तो वॉशरूम करने गया, तो वॉशरूम करते समय हमसे बैठा भी नहीं जा रहा था। उस टाइम तो चलो कोई बात नहीं, मैं इग्नोर कर रहा था कि ठंडी उंडी कारण से हो गया होगा। कभी कभी सोते हैं तो उसके कारण से भी हो जाता है। तो मैं आया, वॉशरूम करके ब्रश व्रश किया, नाश्ता किया। उसके बाद मुझे थोड़ा मतलब ऊपर और कमज़ोरी जैसा महसूस हो रहा था और दर्द नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत उस दिन हैप्पी था, बहुत खुश था और हंस भी रहा था कि मुझे ऐसा अचानक से क्या हो गया। और मैंने एक पास के डॉक्टर साहब को कॉल लगाया, उनसे पूछा कि हमको ऐसे दिक्कत हो गया है, क्या करना चाहिए। तो हमको बताएं कि छोटा मोटा मेडिसिन की दुकान पे चले जाना, दवा खा लेना, सही हो जाएगा, ठंडी कारण हो गया होगा। तो मैं यही बात सोच के इग्नोर कर दिया। उसके बाद आया, मतलब अपने रूम पे बाहर था, तो उसके बाद बैठ के नाश्ता वास्ता करने के बाद फ्री फायर खेलने लगा बेड पे ही। 2-3 घंटे रेगुलर फ्री फायर खेला। संडे दिन था उस दिन, 18 दिसंबर को, ठंड का दिन था। करनाल में उस वक्त मैं उपस्थित था। तो हरियाणा करनाल? हाँ, हरियाणा करनाल में। तो मुझे बैठे बैठे, मतलब जब फ्री फायर खेल रहा था तो मेरा अंगूठा भी थोड़ा हिलना बंद हो रहा था। वर्क करना बंद कर दिया? हाँ, मतलब काम करना बंद हो रहा था शरीर। तो जब मेरा अंगूठा काम करना बंद होने लगा और यही वाला फ़ोन से मैं खेल रहा था फ्री फायर, तो मैं सोचा कि ऐसे कैसे हो रहा है। फिर मुझे प्यास लगा तो मैं उठने का कोशिश किया, तो हमसे उस टाइम तक मेरा इतना बॉडी काम करना बंद हो गया था कि हमसे उठा भी नहीं जा रहा था बेड से। फिर मैं किसी तरह उठ, शरीर में किसी प्रकार का दर्द या कुछ ऐसा? कुछ दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ था। तो मतलब मैं उठने की कोशिश किया तो हमसे उठा ही नहीं जा रहा था। उस टाइम मेरे रूम में 4-5 आदमी थे, एक मेरा भाई भी था और गांव के 3-4 आदमी थे। तो मैं उनको बताया, हंस के भी बता रहा था क्योंकि दर्द तो हो नहीं रहा था। और मैं बहुत हंस रहा था, बोल रहा था सही में हमसे नहीं उठाया जा रहा है, आइए हमको उठाइए। तो सब इग्नोर कर रहे थे काफ़ी टाइम। कि आपके दोस्त जो भी आपके दोस्त लोग थे वो इग्नोर कर रहे थे? हाँ। क्योंकि आप हंस रहे थे, इसी की वजह से शायद। बहुत हंस रहे थे, तो सब इग्नोर कर रहे थे। फिर मैं किसी तरह बोला, उसके बाद गुस्सा होकर अपने भाई को कि देखो हमसे सच में नहीं उठा जा रहा है। तो उस टाइम मेरा वेट 70 kg था, तो हमसे अकेला मेरे भाई से मैं उठ नहीं पा रहा था। फिर मैं, जो चाचा जी लगते हैं मेरे, जो रूममेट थे, तो उनको मैं बोला, वो आए उठाएं हमको। तो वो बोले सही में तुमसे क्यों नहीं उठा जा रहा है यार? मैं बोला अरे सच में हमसे नहीं उठा जा रहा है। हंस के ही बोल रहा था, ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं था। फिर किसी तरह मैं सोचा कि अब हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैं एक ऑटो वाले को कॉल किया, वो आया। तो उसके ऑटो पर बैठ के मैं कल्पना चावला हॉस्पिटल गया। तो वहाँ पे जाने के बाद पहले तो कल्पना चावला हॉस्पिटल कहाँ है? करनाल में ही है। करनाल में ही? हाँ, तो वहाँ पे गया, तो पहले तो OPD में गया। तो 4:30 बजे के बाद, 4 बजे के बाद तो OPD का पर्चा बंद हो जाता है। तो वहाँ पे पर्चा बंद हो गया था बनना। तो उसके बाद वहाँ के कुछ लोग बोले कि इमरजेंसी में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इमरजेंसी में गया, तो वहाँ पे जाके ऐसे ही हमको टांग के बैठा दिए मेरे साथ वाले। और उस टाइम भी मैं थोड़ा फ़ोन देख रहा था और
मतलब इग्नोर कर रहा था अपने शरीर को, और उनको बोला कि जाइए, उनको बोलिए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे वो ऐसा बीमारी पहले देखे ही नहीं थे, इमरजेंसी में वहाँ पे ऐसा बीमारी नहीं देखे थे। ये बहुत नया बीमारी है और ये अपने पूरे इंडिया में मात्र 4 लोगों को हुआ है। पूरे इंडिया में 4 लोगों को हुआ है। मात्र 4 लोगों को हुआ है, हाँ। तो इसलिए ऐसा पेशेंट तो देखे अच्छा, नहीं। जो भी आप बताएं ये सब उसका जीबीएस का लक्षण है। हाँ, जीबीएस का लक्षण है। अगर जीबीएस किसी को होता है, भगवान ना करे कि किसी को हो, लेकिन अगर होता है तो पैर से ही अचानक वर्क करना बंद कर, दोनों पैरों में दोनों पैर काम करना बंद कर देता है, 10 मिनट और के किसी अंदर प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, आगे क्या हुआ? तो उसके बाद इमरजेंसी में गया तो वहाँ पर हमको डॉक्टर इग्नोर कर रहे थे देख के कि हंस रहा है, बोल रहा है, शरीर भी इतना हट्टा कट्टा है, इसको क्या हो गया है। वो बोले कि तुम साइड हो जाओ, हमारे पास बहुत रेयर पेशेंट आ रहे हैं, हमको उनको देखना है, तुम तो ठीक हो, तुम्हारा बाद में भी हो जाएगा। तो हमको इग्नोर कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और ज़्यादा दिक्कत बढ़ते जा रहा था, जो मेरा दिक्कत हो रहा था शरीर में वो बढ़ते जा रहा था। फिर मैं अपने साथ वाले को बोला कि चलो यार, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, शायद इसमें हमारा एडमिट नहीं हो पाएगा, तो हमको प्राइवेट में ही ले चलो। तो वहाँ पे मैं प्राइवेट में गया एक हॉस्पिटल में। तो उस हॉस्पिटल में कुछ फीस लिए, बीपी वगैरह चेक करके उसके बाद एक डॉक्टर रोहित गोयल सर के पास भेज दिए, मगध क्लिनिक के पास। वो बहुत बड़े हॉस्पिटल है वो भी, और वहाँ पे जो डॉक्टर रोहित सर थे वो आए नहीं थे। तो वहाँ पे जाते जाते मतलब एंट्री जैसे हुआ मेरा, तो वहाँ पे इमरजेंसी जो फ़ीस लगता है 500 रुपये फ़ीस ले लिए। उसके बाद बोले बैठ जाओ। 5-10 मिनट बैठने के बाद डॉक्टर साहब आए। तो वो आए तो बोले कि क्या हुआ है। फिर मैं उनको अपनी दिक्कत बताया। तो मेरे जैसे पेशेंट को देखे तो नहीं थे, पर मेरे बारे में पढ़े थे, तो उनको लगा कि ये जीवीएस या फिर पैरालाइज हो सकता है। तो बोले कि कितना पैसा तुम्हारे पास। तो मैं बताया उनको मेरे पास बहुत कम पैसा है। तो बोले बेटा इतना में तो नहीं हो पाएगा, इतना तो तुम्हारा सिर्फ जांच वाँच में ही चला जाएगा, एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह होगा। तो मैं बोला सर फिर कैसे होगा। तो हमको बोले कि कोई बात नहीं, तुम कल्पना चावला हॉस्पिटल में चले जाओ, तुम्हारा एडमिट हो जो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा वो फ्री में हो जाएगा। तो मैं उनको बताया कि सर वहाँ पे तो मेरा ट्रीटमेंट करवाने पहले ही गया था, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर साहब लोग थे वो इग्नोर कर रहे थे। तो वही डॉक्टर रोहित सर बोले कि कोई बात नहीं, वहाँ पे एक संस्था चलता है, संस्था वाले लोग रहते हैं, निर्मल कुटिया वाले, गुरुद्वारा वाले। तो मैं प्रविंदर सरदार जी को कॉल कर देता हूँ। रोहित सर बोले? हाँ, रोहित सर बोले, वही डॉक्टर साहब, कि मैं प्रविंदर सरदार जी को कॉल कर देता हूँ, वो तुमको एडमिट भी करा देंगे और ट्रीटमेंट भी करवा देंगे। उनका संस्था चलता है, वो सारा तुमको ट्रीटमेंट फ्री में करवा देंगे। फिर मैं बोला ठीक है। उसके बाद ऑटो में बैठा, फिर इमरजेंसी वार्ड में गया, वो कॉल कर दिए थे। उसके बाद वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट मतलब बेड मिला, एडमिट हो गया और सरदार जी करवा दिए। सरदार जी का काम ही यही था कि सारे को मतलब जो भी पेशेंट आता था, जो एडमिट नहीं हो पाता था ऑपरेशन वगैरह का, वही करवा देते, मतलब जिसका नहीं हो पाता था। तो ऐसे मतलब 6.5 जो भी सरदार जी हैं असहाय लोगों के लिए वो भगवान ही है। हाँ, भगवान ही हैं। उन्होंने मेरे ऊपर 22 लाख रुपया फ्री में खर्च किए। 22 लाख रुपए फ्री में खर्च किए हैं? हाँ, अपने पास से 22 लाख रुपए खर्च किए थे? हाँ। वो पैसा लिए या नहीं? नहीं लिए, नहीं लिए। नहीं लिए। अच्छा, आगे क्या हुआ उसके बाद? तो इमरजेंसी में मैं एडमिट हुआ 6:30 बजे के करीब में। उसके बाद सलाइन लगने लगा। तो शाम को 7 बजे के करीब में मेरा भाई भंडारा से पूड़ी सब्जी लाया था वहीं से। तो मैं पूड़ी सब्जी खाया। उसके बाद बेड पे उस टाइम तक, जिस टाइम मैं पूड़ी सब्जी खाया था, मेरा केहूनी वहूनी में भी बहुत कमजोरी आ गया था। मतलब मैं अब ऊपर की तरफ जैसे बेड पे घसकते हैं ना, तो मैं घसक भी नहीं पा रहा था। फिर मैं अपने भाई को बोला कि हमको ऊपर घसका दो। तो ऊपर खसकाए हमको किसी तरह। उसके बाद पूड़ी सब्जी सोए मेरा भाई खिला दिया। खाने के बाद मात्र 10 से 20 मिनट के बाद, मतलब 7:20 या 7:30 बजे के करीब में, हमको अचानक से सांस लेने में भी दिक्कत होने लगा और नींद भी आने लगा। तो इसी तरह मतलब जब सांस लेने में दिक्कत आने लगा तो मैं बताया उनको, डॉक्टर साहब को, इमरजेंसी वार्ड वाले को, कि मुझे ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो आईसीयू जो RICU था, उसके अंदर रेस्पिरेटरी वार्ड जो ICU था, उसके अंदर जो डॉक्टर साहब थे जो देखते थे सांस से संबंधित जो पेशेंट था उसको, तो डॉक्टर महेश सर आए। डॉक्टर आदित्य सर का वार्ड था जो उसमें MD थे। तो डॉक्टर महेश सर आए, हमको बोले कि क्या हुआ है। फिर मैं उनको बताया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। फिर वो बोले हाथ उठाओ। तो अभी तो मेरा हाथ पूरा उठ जा रहा है, लेकिन उस टाइम उठता नहीं था, इतना उठा। तो बोले उंगली को पकड़ो। फिर उंगली को पकड़ा तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा नाम पता है, मतलब हंसी मजाक में ही बोले।
तो मैं बोला नहीं सर। तो बोले वर्मा विष्णु महेश को जानते हो? मैं बोला हाँ सर, उनको तो जानता हूँ। तो बोल रहे समझ लो महेश आ गया है, तुमको यहाँ से चला के भेजेंगे। अच्छा। तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद हमको बेड पे लेटाए डायरेक्ट ICU ले गए। उसके बाद ET ट्यूब डाले मेरे मुंह में, जिसका मैं फ़ोटो आपको पर सेंड कर दूंगा। और जो भी प्रोसीजर चला, 5 दिन के बाद मुझे हल्का हल्का होश आया। और 5 दिन के बाद मुझे पता चला कि सरदार जी IVG नाम का इंजेक्शन लगवाए थे, जो कि काफ़ी महंगा इंजेक्शन था। कितना का हुआ था? 1,25,000 का आता है। 1,25,000 का एक इंजेक्शन? हाँ, ओनली वन? हाँ, वन। और वो 4 इंजेक्शन लगा था। और वो कहाँ से आया? वो डॉक्टर साहब तो बता रहे थे कि जर्मनी से छत्तीसगढ़ आया था, और छत्तीसगढ़ से फिर हमारे ICU में आया था। यानी कि 1,25,000 का इंजेक्शन जर्मनी से छत्तीसगढ़ आया, और छत्तीसगढ़ से कल्पना चावला हॉस्पिटल में आया। हाँ। तब आपको लगा। हाँ। और एक इंजेक्शन का दाम 1,25,000 रुपया। हाँ। और सबने जितना पैसा था लगा, किसने दिया? मतलब 7 महीना तक मैं ICU में रहा। 7 महीना? हाँ, जिसमें से 4.5 महीने तक मैं कुछ नहीं खाया था, बस लिक्विड लेता था। और पहले तो यूट्यूब चला था, उसके बाद ट्रेकेस्टमी भी हुआ मेरा यहाँ पे। देख सकते हैं कि एक जो गला है, जो गर्दन है, इसमें होल किया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या किया हुआ है? यहाँ पे ट्रेकेस्टमी ट्यूब लगा था। इधर भी देखिए, इधर भी बहुत सारा दाग लगा यहाँ पे हुआ है। सेंटर लाइन लगा था। अच्छा, यहाँ पे सेंटर लाइन? हाँ, जो सलाइन चढ़ता था, मतलब इंसान का जो बॉडी का जो मेन नस होता है वो यहीं होता है साइड में। अच्छा। इसको सेंटर लाइन बोलते हैं। तो डायरेक्ट यहीं लगता है जब जल्दी जल्दी चढ़ाना होता है उस टाइम। इसको इसमें होल है आखिर? हाँ, ये ट्रेकेस्टमी ट्यूब लगा था यहाँ पे। जब मुंह पे लगा था मुझे ET ट्यूब, तो उस टाइम मेरा धड़कन वड़कन रुक गया था। CPR एक बार हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ पाइप इस नली के द्वारा गया था क्या? नहीं, छोटा सा ट्यूब रहता है, अच्छा। उंगली उतना, बीच वाला उंगली जितना बड़ा, वही हमारे जो सांस लेने वाला जो पाइप रहता है, जो नोज से कनेक्टेड रहता है, अच्छा। उसी को निकाल के उसमें ट्रेकेस्टमी ट्यूब डालते हैं। यहाँ का मांस कट करके हटा। सांस लेने वाला पाइप होता है, इसी होल के द्वारा बाहर किया गया था? हाँ, अंदर डाला गया था। और उसके बाद मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया गया था। उस टाइम मेरा बिल्कुल भी सांस नहीं आता था। 3.5 महीना, मतलब 18 दिसंबर को एडमिट हुआ था। एक बार और बताइए, जो ये होल किया हुआ है, होल करने का कारण क्या है? ये होल करने का कारण यही है कि ज़्यादा दिन तक जो पेशेंट खुद से सांस नहीं ले सकता, जिंदा उसको रखा जा सकता है। मतलब अगर ये होल ना होता और CPR मेरा जिस टाइम हुआ था, अगर 2 मिनट भी अगर लेट होता तो मैं मर सकता था। और जब इंसान का बिल्कुल भी सांस नहीं आता है, तो उसको ट्रेकेस्टमी ट्यूब करके और उसको वेंटिलेटर के ऊपर, एक वेंटिलेटर मशीन होता है, उसके ऊपर डाल दिया जाता है। वो सिर्फ ICU में ही रहता है। अच्छा, इस होल के द्वारा बाहर से कोई पाइप डाला गया था क्या? हाँ, बाहर से ही पाइप डाला गया था। किस लिए डाला गया था? सांस लेने के लिए, मेरे हार्ट को चालू रखने के लिए, क्योंकि मेरा सांस उस टाइम नहीं आता था। जैसे एक मरा हुआ इंसान का सांस बिल्कुल भी नहीं आता है, सेम वैसा हो गया था। और कहा जाए कि अभी मर चुके थे। हाँ, 3.5 महीना तक मेरा शरीर इतना गल गया था, मतलब जैसे मृत्यु इंसान का हो जाता है, शरीर गलना स्टार्ट हो जाता है, वैसे मेरा पूरा शरीर गल चुका था। जो आप ऐसे में पहले भी बता रहे थे कि जैसे हम सांस नहीं ले रहे थे, तो हॉस्पिटल कुछ डॉक्टरों ने ऐसे दबा रहा था कि पंप करेगा। CPR ऐसे दोनों हाथों को रख के CPR हुआ था एक बार। तो उसके बाद CPR क्यों हुआ था? जब इंसान का पूरा मतलब BP वगैरह सब डाउन हो जाता है। वो समझिए कि अंतिम। हाँ, जब इंसान तुरंत मर जाता है, अच्छा। मतलब मरने के बाद ही CPR होता है। थोड़ा बहुत सांस बचा हुआ था, जब देखते हैं कि इसका धड़कन चल रहा है, उसके बाद धकाधक हार्ट पंप करना बंद कर देता है, तो CPR होता है। यानी कि इमरजेंसी में होता है? हाँ, बहुत इमरजेंसी में होता है। तो उसके बाद मतलब 3.5 महीना तक तो मेरा बहुत हालत ख़राब रहा। मेरा शरीर हिलता नहीं था। उस टाइम जब मुझे होश आया था, तो मुझे इतना याद है कि शरीर तो नहीं हिलता था, लेकिन मेरा सर ऐसा रहता था, सर में भी कंट्रोल नहीं था। मैं ऊपर सिर्फ सेलिंग को देखता था। 8-8 दिन, 10-10 दिन मुझे नींद नहीं आता था। और जितना दिन तक मुझे ये बीमारी रहा, मुझे पूरा फीवर आता था। अच्छा। मुझे बहुत फीवर आता था। और ठंड का दिन था, तो मेरे घर वाले सोचते थे कि इसको ठंड लग रहा होगा, और फीवर के कारण मेरा पूरा ये पीठ जो है जलता था गर्मी के कारण। और ऊपर से मेरी दादी वादी कम्बल ओढ़ा देती थी, तो मुझे और गर्मी लगता था बहुत। तो बहुत छटपटाता था, बोल भी नहीं सकता था क्योंकि ट्यूब लगा था। तो सांस नहीं आ रहा था, लेकिन आँख से देख रहा था, और मेरा कान काम कर रहा था। आँख, कान, दिमाग ये तो काम कर रहा था। तो बहुत मतलब बहुत छटपटाता था उस टाइम। और 3.5 महीने के बाद मतलब थोड़ा सा जो वेंटिलेटर का जो मोड होता है, SIMB मोड है,
और जो सी पैपिक मोड होता है उसी में, मतलब कम ज़्यादा वाला, तो कम हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे मैं वेंटिलेटर से हटना स्टार्ट किया और 4.5-5 महीने के बाद मेरा आवाज़ आया और उस दौरान थोड़ा थोड़ा मेरे शरीर में पावर भी आने लगा था जब बीमारी हट गया तो। अच्छा, डॉक्टर से नहीं पूछे कि आखिर ये कारण क्या है, इसका कारण क्या है, जो जीबीएस बीमारी हुआ है मुझे, इसका कारण क्या है? इसका वो रीज़न हमको बताए थे कि ये बीमारी ओरल इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शन से? हाँ, इन्फेक्शन से होता है। जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि पैकिंग का सामान, और हमको उसी टाइम सर्दी हो गया है, पेट में गर्मी हो गया है, और हम कोई भी सामान को ऐसे ही बिना साफ़ किए खा ले रहे हैं। मतलब हमको तो इतना ही जैसे जामुन हो गया, अमरूद हो गया। नहीं, जामुन अमरूद से कभी नहीं होता है। जो भी ये बीमारी होता है कि या तो किसी मतलब जानवर को हम मार के खाते हैं, जंक फूड हो गया। हाँ, जंक फूड, इससे होता है, और पैकिंग के सामानों से होता है। और दूसरा कि सर्दी वर्दी के कारण जो इन्फेक्शन होता है, मतलब ओरल इन्फेक्शन से ही होता है। हमारे शरीर के अंदर एक पार्ट रहता है जो कीटाणु को मारता है, और वही वाला पार्ट हमारे शरीर पे हमला कर देता है। तो फर्स्ट रीजन यही रहता है। उसी पार्ट पे जीवाणु हमला कर देता है। हाँ, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक पार्ट रहता है, आपको भी पता ही होगा कि वो हमारे शरीर के कीटाणु को मारता है। तो जब हमको इन्फेक्शन होता है, ये जीवीएस जो बीमारी जब होने वाला रहता है, तब वही पार्ट हमारे शरीर के ऊपर हमला कर देता है, तो हमको ये जीवीएस हो जाता है। किसी भी पेशेंट को जीवीएस हो जाएगा। तो 4.5-5 महीने के बाद मुझे आवाज़ आया। उसके बाद मतलब थोड़ा थोड़ा हिलना स्टार्ट हुआ। थोड़ा हाथ दिखाइएगा, थोड़ा इधर हाथ भी। अभी भी मेरा पूरा ये उंगली दिखाइए, उंगली दिखाइए, उंगली पूरा सीधा नहीं देख सकते होता। हैं कि उंगली भी अभी सीधा नहीं हो पा रहा है, और इस जो राइट हैंड है इसमें भी उंगली सीधा नहीं हो पा रहा है, और पैर भी देख सकते हैं कि पैर का जो अवस्था है वो भी थोड़ा अलग ही है। पहले और पूरा काम नहीं करता था, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। अब जो भी पैसा लगा आप में, जो भी पैसा लगा, केवल सरदार जी ही ने लगाया? नहीं, सरदार जी 22 लाख लगाएं, 1 करोड़ रुपया वहाँ के जो गवर्नमेंट वाले हैं वो लगाएं, और 1 करोड़ हॉस्पिटल ने लगाया? हाँ, क्योंकि 7 महीने का वेंटिलेटर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एक दिन का 22,000 रुपये लगता है, और अगर प्राइवेट में रहता तो बेड चार्ज भी लगता है, राउंड चार्ज, बहुत सारा चार्ज लगता है प्राइवेट आईसीयू में। यानी कि अगर प्राइवेट में शायद रहते तो आप अभी जीवित नहीं रहते हैं, होते, हाँ, हमसे बात नहीं करते आप। नहीं कर पाते। अच्छा, आगे जो पैसा लगा, 1 करोड़ हॉस्पिटल ने दिया, और 22 लाख रुपया वो जो सरदार जी ने दिया, गुरुद्वारा ने दिया, आपके पास से भी कुछ लगा होगा? हाँ, जो भी पैसा मेरा लगा हो, मेरे पापा जी ज़मीन बेच के, और जो मैंने कमा के रखे थे, और बाकी इधर उधर पैसा जो देते हैं हम लोग गाँव में, वो सारा पैसा इकट्ठा करके, और कर्ज भी लिए थे, ले दे के मतलब लगा। सुजीत बाबू, अगर आप बिहार में रहते तो बच पाते या नहीं बच पाते? देखिए, बिहार में रहते तो हम नहीं बच पाते, शायद नहीं ही बच पाते, क्योंकि जो आखिर क्यों नहीं बच पाते? दिक्कत सर यही है कि जो सुविधाएं हरियाणा सरकार दी रखी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। आप कल्पना चावला हॉस्पिटल को देख लीजिएगा, जैसे पटना में एम्स है, वैसे वहाँ पे हॉस्पिटल है। और हरियाणा के जो लोग हैं वो किसी भी अन्य राज्य में कितना भी बड़ा दिक्कत हो जाए नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे दान पुण्य करने वाले लोग बहुत हैं। और जो वहाँ पे सरकारी एम्प्लॉय हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, वो बिल्कुल अपने प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो मैं अपने बिहार सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ कि जैसी सुविधाएं और जैसे लोग और जैसा हॉस्पिटल हमारे हरियाणा सरकार दे रखी है, जैसी सुविधाएं दे रखी है, वैसा मतलब बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में भी होना चाहिए, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें जैसे वहाँ पे 18 आईसीयू है, इमरजेंसी वार्ड अलग है, ओपीडी अलग है, तो ये उसके जैसे सारी सुविधाएं हमारे बिहार में भी होना चाहिए। और आखिरी में मैं कह रहा हूँ कि हमारे बिहार सरकार से मैं विनती कर रहा हूँ कि नीतीश चाचा जी, अगर ऐसी हॉस्पिटल अगर हमारे बिहार में हो, हमारे राज्य में हो, तो शायद जो भी बिहार के लोग हैं वो शायद अन्य राज्यों में नहीं जाएंगे इलाज कराने। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये बच्चा बिहार में रहता तो किसी हालत में नहीं बचता, किसी भी परिस्थिति में नहीं बचता, क्योंकि इतना बड़ा बीमारी हुआ था कि दुनिया का समझिए कि अन्य देशों से इसके लिए, इस बच्चा के लिए इंजेक्शन आया, वो भी 1,25,000 का एक इंजेक्शन आया, और वो जर्मनी से आया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से आया कल्पना चावला हॉस्पिटल। और जो इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का नाम IVG इंजेक्शन का नाम है, और वो 1,25,000 का है। और आपको जो IVG इंजेक्शन पड़ा वो कितना पड़ा? 4 इंजेक्शन पड़े थे। यानी कि 4 इंजेक्शन में आप स्वस्थ हुए? यानी कि स्वस्थ नहीं हुए थे,
वो इंजेक्शन लगने के बावजूद भी मैं बच पाता या नहीं बच पाता कोई गारंटी नहीं था, क्योंकि ये जो मेरे जैसा पेशेंट था वो बहुत रेयर पेशेंट आते हैं। और सोचिए ना, इतना लोगों में मात्र 4 लोगों को हुआ है, तो डॉक्टर साहब को भी पता नहीं था कि कितना दिन में ठीक होगा या नहीं हो पाएगा। जैसे पैर टूटा हुआ रहता है तो डॉक्टर साहब को पता होता है कि चलो भाई 3 महीने 4 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हमको ही नहीं पता है कि मेरा ये जो मैं जो लगा रहा हूँ बीज, वो कितना दिन में उपजेगा, मौसम के हिसाब से उपजेगा। मतलब जो पता रहता है वो तो आदमी बता देता है, और जिसका पता ही नहीं है वो कैसे बताएगा। तो इंजेक्शन लगने के बावजूद भी गारंटी नहीं था कि मैं बच पाता, क्योंकि 3.5 महीने तो बहुत रियर, मतलब बहुत मौत से लड़ा है मैंने बेड पे। और 3.5 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा हालात सुधरा था। अच्छा, अभी आप चलते हैं या नहीं? चल तो पाते हैं सर, अभी कल थोड़ा थोड़ा इस व्हीलचेयर को पकड़ के चले थे, थोड़ा दूरी चले थे, और अभी काफ़ी कमज़ोरी की वजह से नहीं चल पा रहा हूँ। तो मेरा दवा चल रहा है, अभी कैल्शियम का चल रहा है, विटामिन D3 चल रहा है, और मल्टीविटामिन चल रहा है। यही सब दवाइयाँ चल रही हैं। हरियाणा सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बच्चे में इतना पैसा लगाई, और वहाँ के मैं सरदार जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको अभिनंदन कर रहा हूँ। जो बच्चे में पैसे लगाए वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं। जो इस बच्चे में पैसा लगाए, जो भी पैसा लगाए, काफ़ी उनका मदद रहा। अगर शायद वो सरदार जी नहीं होते तो शायद ये बच्चा नहीं बच पाता। तो मैं हरियाणा सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और वो सरदार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो लोग हरियाणा सरकार और सरदार जी ने पैसा लगाया और इस बच्चा को बचाया, मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यवस्था हमारे बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग अन्य राज्य में नहीं जाए। और मैं स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं विनती करना चाहता हूं कि ऐसी सुविधा हमारे बिहार में भी हो, क्योंकि हमारे बिहार में इस तरह का व्यवस्था नहीं है। हमारे बिहार के लोग दर दर भटकते हैं, दर दर घूमते हैं, कई दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी इलाज नहीं हो पाता है हमारे बिहार में। कभी सुई है तो रुई नहीं, रुई है तो सुई नहीं। तो मैं बिहार सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में भी ऐसा सुविधा हो, ऐसा व्यवस्था हो, ताकि लोग हमारे राज्य से, इस राज्य से, बिहार राज्य से किसी अन्य राज्य में स्वास्थ्य संबंधित किसी काम के लिए ना जाएं। और अंत में आप क्या कहना चाहते हैं सरदार जी को और हरियाणा सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हरियाणा सरकार को, और दूसरी धन्यवाद कि वहाँ जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर आदित्य सर थे, उनको भी, डॉक्टर महेश सर को, जो हम मेरे ऊपर काफ़ी मेहनत किए हैं, क्योंकि पैसा रहते हुए भी इंसान कभी कभी नहीं बच पाता है। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर महेश सर, डॉक्टर आदित्य सर, डॉक्टर विद्युती मैम, डॉक्टर कृति मैम, और जो क्लास 4 थे वो भी बहुत मेहनत किए। जो नर्सिंग ऑफिसर थे, जैसे कि डॉक्टर रीना मैम थे, बहुत अच्छे थे। डॉक्टर कुलविंदर सिस्टर जी थे, बहुत अच्छे थे। डॉक्टर अमिता सिस्टर जी थे, वो भी बहुत अच्छे थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर थे, काफ़ी मेरे ऊपर मेहनत किए, और बहुत मेहनत के बाद मैं बच पाया हूँ। मतलब वहाँ के जो क्लास 4 थे, डॉक्टर थे, ये नर्सिंग ऑफिसर थे, स्लीपर थे, सब ने मिलकर बहुत मेहनत किया। तो मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ।